प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम उसी क्रम में या उसी श्रृंखला में संस्कृतिकरण के ऊपर व्याख्या करेंगे। पूर्व में हमने संस्कृतिकरण के अर्थ और विशेषताओं के बारे में परिचर्चा करी थी। उसके पश्चात हमने संस्कृतिकरण के जो आदर्श हैं उनके बारे मॉडल्स के बारे में चर्चा करी थी। संस्कृतिकरण के प्रकार्य स्रोत, इनके बारे में हम आपके विस्तृत परिचर्चा कर चुके हैं। अब चूँकि संस्कृतिकरण एक बहुत ही बृहद अवधारणा है और उस अवधारणा के संदर्भ में जब हम परिचर्चा करते हैं तो कुछ उसकी हमें आलोचनात्मक परिचर्चा भी करना अनिवार्य हो जाता है कि संस्कृतिकरण के ऐसे कौन से पक्ष हैं जिनकी हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, यानी कि जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है उसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भी हम उसकी परिचर्चा करें। संस्कृतिकरण की अवधारणा जाति प्रथा में घटित होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर भी इस अवधारणा में अनेक कमियां पाई गई हैं। कई विद्वानों ने इसकी कटु आलोचना की है और उन कटु आलोचनाओं के संदर्भ में भी आज हम उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। इसमें पहला बिंदु है विषम और जटिल अवधारणा। प्रोफेसर श्रीनिवास ये स्वीकार करते हैं कि संस्कृतिकरण एक विषम और जटिल अवधारणा है। यह संभव है कि इसे एक अवधारणा की अपेक्षा अवधारणा का योग मानना अधिक लाभदायक रहे। यहाँ याद रखने योग्य बात यह है कि व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, यानी संस्कृतिकरण एक व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है के लिए केवल एक नाम है और हमारा प्रमुख कार्य इन प्रक्रियाओं की प्रकृति को समझना है। जैसे ही हमें पता चले कि संस्कृतिकरण के शब्द के विश्लेषण में सहायता पहुंचाने की अपेक्षा बाधक है, हमें उन्हें निसंकोच तुरंत छोड़ देना चाहिए। इसी क्रम में हम जब इसकी दूसरी आलोचना के ऊपर परिचर्चा करते हैं तो संस्कृतिकरण की अवधारणा में स्पष्टता, सुनिश्चितता व तर्क संगतता का अभाव है, यानी स्पष्टता, सुनिश्चितता और तर्क संगतता का अभाव पाया जाता है। इसलिए हम तथ्यों के विश्लेषण के में सिद्धांत निर्माण में उपयोगी नहीं कही जा सकती, यानी कि ये सिद्धांत निर्माण में उपयोगी नहीं कही जा सकती। प्रोफेसर श्रीनिवास लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि संस्कृतिकरण एक बेढंगा शब्द है। भारतीय समाज के विश्लेषण में एक उदाहरण के रूप में संस्कृतिकरण को उपयोगिता की इस अवधारणा की जटिलता और साथ ही साथ इसके ढीलेपन के कारण सीमित है, यानी यह सीमित है। संस्कृतिकरण एक अति जटिल विभिन्न तत्वीय अवधारणा है। श्रीनिवास आगे और भी लिखते हैं कि इस अवधारणा के बेढंगा और स्पष्ट होने के बावजूद भी इसका प्रयोग करते रहेंगे और वह भी बिना पश्चाताप के। प्रिय छात्राओं, आगे हम तीसरी जो इसकी आलोचना है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे, परस्पर विरोधी बातें। तो इसमें क्या परस्पर विरोधी बातें हैं जो संस्कृतिकरण की अवधारणा में? कुछ स्थानों पर प्रोफेसर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा के संदर्भ में परस्पर विरोधी बातें बतलाई हैं। एक स्थान पर आप लिखते हैं कि किसी समूह के आर्थिक उन्नयन के बिना भी संस्कृतिकरण हो सकता है, यानी किसी समूह के आर्थिक उन्नयन के बिना भी संस्कृतिकरण हो सकता है। और एक अन्य स्थान पर लिखते हैं, आर्थिक उन्नयन, राजनीतिक शक्ति का संचयन, शिक्षा, नेतृत्व तथा संस्तरण की प्रणाली में ऊपर उठने की अभिलाषा आदि संस्कृतिकरण के लिए उपयुक्त कारक हैं। चौथी जब इसकी आलोचना करते हैं तो हम
परिचर्चा करते हैं कि प्रोफेसर श्रीनिवास मानते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा लंबवत गतिशीलता यानी वर्टिकल सोशल मोबिलिटी लंबवत सामाजिक गतिशीलता संभव है। इस प्रक्रिया के द्वारा जातीय संतरण में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने में समर्थ हो जाती है, परंतु ये संदेहजनक है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? इस संबंध में अनेक विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। आगे जब हम चर्चा करते हैं, डॉक्टर योगेंद्र सिंह एक बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, उन्होंने भी इसके बारे में परिचर्चा करी है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया मानते हैं और वो लिखते हैं, संस्कृतिकरण सापेक्ष रूप से बंद हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। यह सामाजिक परिवर्तन का एक अंतर्जात इंडिजीनियस स्रोत है। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संस्कृतिकरण भविष्य में अपनी परिस्थिति सुधार लाने की आशा में उच्च समूह की संस्कृति की ओर अग्रिम समाजीकरण यानी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के लिए सार्वभौमिक प्रेरणा का एक सांस्कृतिक विशिष्ट मामला है। अब हम डॉक्टर बी कुप्पुस्वामी ने कहा है कि संदर्भ समूह की प्रक्रिया के संचालन का एक उदाहरण मानते हैं इसको, संस्कृतिकरण को। एक संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिसका प्रयोग स्वयं की प्रवृत्तियों, प्रथाओं, कर्मकांडों आदि के मूल्यांकन के लिए एक आदर्श अथवा मापदंड के रूप में किया जाता है। अब जब हम एक विद्वान हुए मर्टन ने संदर्भ समूह के प्रति व्यक्तियों के सकारात्मक अभिमुखन यानी पॉजिटिव ओरिएंटेशन के प्रभाव के संबंध में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं, असदस्य संदर्भ समूह के मापदंडों को अपना लेते हैं और वे समूह विशिष्ट अभिवृत्तियों को अपने में विकसित करने का प्रयत्न करते हैं, वे ऊपर उठने का प्रयत्न करते हैं और ऐसे समूह के सदस्य बनने की अभिलाषा रखते हैं। किंतु संस्कृतिकरण में संदर्भ समूह की सदस्यता प्राप्त करना इसलिए संभव है कि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है, यानी जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। कोई व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म लिया है वह उसी का सदस्य आजन्म रहता है और व्यक्ति के लिए अपने जातीय समूह से बढ़कर अन्य जातीय समूह की सदस्यता ग्रहण करना असंभव है। अब अन्य हम जो आलोचना उसकी तरफ चर्चा करते हैं। संस्कृतिकरण एक अग्रिम सामाजीकरण की प्रक्रिया है, किंतु इस प्रकार के समाजीकरण व्यक्ति के लिए अपकार्यात्मक होगा, क्योंकि वह जिस समूह का सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है, गतिशीलता के अभाव में वह उसका सदस्य नहीं बन पाएगा। क्योंकि गतिशीलता का अभाव है इसलिए वो सदस्य नहीं बन पाएगा। इस तरह संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा समाज में संरचनात्मक परिवर्तन संभव हो सके। आगे भी डॉक्टर योगेंद्र सिंह लिखते हैं, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारत में भूतकाल में सत्ता के उत्थान और पतन द्वारा, संघर्ष और युद्ध द्वारा, राजनीतिक दावपेच द्वारा प्रभुत्व संपन्न समूह के पद प्राप्त करने को व्यक्त करती है। ऐतिहासिक उदाहरण संरचनात्मक परिवर्तनों के उदाहरण हैं, जिनका संस्कृतिकरण जैसी अवधारणा के द्वारा पूर्णतः पता नहीं चलता है। आगे जब हम देखते हैं, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सारे देश में दिखाई नहीं देती है, यानी कि विद्वानों को कहना है कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है पूरे देश में दिखाई नहीं देती है। डॉक्टर डी.एन. मजूमदार का मत है
कि सभी स्थानों में निम्न जातियों की संस्कृति को, यानी निम्न जाति होती हैं वो उच्च जातियों की संस्कृति को अपनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। यानी ये कहें हम कि निम्न जाति उच्च जाति की संस्कृति को या प्रवृत्ति को अपनाती हैं, ये सही नहीं है और तर्कसंगत भी नहीं है। और आगे जब हम इसकी चर्चा करते हैं, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के स्थान पर असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी दिखाई देती है, जिसमें ब्राह्मण ऊंची जातियों, अपने परंपरागत मूल्यों, विश्वासों, खान पान, कर्मकांड एवं जीवन शैली को त्याग कर शराब और मांस का प्रयोग कर रही है तथा निम्न जाति के व्यवसायों को ग्रहण कर रही हैं। कई ब्राह्मण व्यापार, वाणिज्य, कृषि और अन्य व्यवसाय में लगे हुए हैं। कालिया ने तो ब्राह्मणों के द्वारा जनजातियों की संस्कृति को अपनाने यानी जनजातीयकरण का भी उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृतिकरण के स्थान पर असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी दिखाई देती है। प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की इकाई का भी स्पष्टता से उल्लेख नहीं किया है, अर्थात संस्कृतिकरण एक वर्ण, जाति, उपजाति अथवा गोत्र आदि में से किसके द्वारा किया जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक जाति के कई भिन्न समूह पाए जाते हैं, तब वे किस संस्कृति का अनुकरण करें, यानी कि वो किस संस्कृति का अनुकरण करें। आगे जब हम इसकी आलोचना करते हैं तो संस्कृतिकरण की अवधारणा एक संकुचित अवधारणा है, जिसका जन्म भारत के एक छोटे से भाग पूर्व के अध्ययन के दौरान हुआ। इसके आधार पर जाति व्यवस्था में होने वाले पदमूलक परिवर्तन को समझा नहीं जा सकता। इस अवधारणा में भारतीय समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या नहीं कर सकते। बहुत सारे विद्वान या समाजशास्त्री इस प्रक्रिया को अनुकरण की एक प्रक्रिया भी माना है। कुछ समाजशास्त्रियों का मत है कि संस्कृतिकरण एकल्चरेशन यानी परसंस्कृतिकरण का एक विशिष्ट रूप है। अतः एक जाति द्वारा दूसरी संस्कृति को अपनाने के लिए नया नाम गढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, परसंस्कृतिकरण ही इसके लिए उपयुक्त शब्द है। और लास्ट में जब हम एक आलोचना है, प्रोफेसर मजूमदार कहते हैं कि श्रीनिवास ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम किन बातों को प्रकट करना चाहते हैं। मजूमदार ये कहते हैं कि श्रीनिवास ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा हम किन बातों को प्रकट करना चाहते हैं, इस प्रक्रिया का विकास कहाँ तक होगा और यह कहाँ जाकर रुकती है और क्यों रुकती है। यानी कि इस प्रक्रिया का कहाँ तक तो विकास होगा और कहाँ जाकर रुकती है और क्यों रुकती है और क्यों। अब हम इसको ब्रीफ में कहना चाहें कुछ तो सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त अवधारणा नहीं है। इस संबंध में डॉक्टर डी.एन. मजूमदार ने लिखा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया है उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। यही बात है कि एफ.जी. वेली द्वारा उनकी पुस्तक कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर 1957 में एक पुस्तक लिखी थी। उसमें संस्कृतिकरण की अवधारणा के पुंज को व्यक्त करता है और एक असंगत या ढीली अवधारणा है जो किसी विशेष गुण से रहित है। प्रोफेसर श्रीनिवास द्वारा इस अवधारणा को दिया गया व्यापक विस्तार और उसके उपयोग की न्याय संगतता को असंभव बना देता है, विशेषतः लंबवत और क्षैतिज गतिशीलता के संदर्भ में जिसको हमने अवलोकित किया है। साथ ही हम
यह भी अनुभव करते हैं कि अन्य ऐसा कोई शब्द या उपयुक्त अवधारणा उपलब्ध नहीं है जिसका प्रयोग गांवों, खेड़ों, कस्बों, नगरों में हो रहे सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत चल रही संस्कृति संक्रमण की प्रक्रियाओं के लिए किया जा सके। सारांश में या संक्षेप में हम कह सकते हैं, भारत में चल रही संस्कृति संक्रमण की प्रक्रियाओं के वर्णन के लिए हमें एक अवधारणा के स्थान पर अनेक अवधारणाओं की आवश्यकता है। तो हमने आपको संस्कृतिकरण के बारे में 3 जो आपको श्रृंखलाएं दी हैं या 3 विभिन्न लेक्चर डिलीवर्ड किए हैं, उसके अंतर्गत सारी प्रक्रिया का वर्णन किया है। धन्यवाद।